इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस क्वेश्चंस की सीरीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो पहला ऑप्शन भोज, दूसरा गोविंदराज, तीसरा चंद्रवर्मन और चौथा ऑप्शन है महिपाल। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के शासक थे जिनका कार्यकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक था। मतलब कि 55 वर्षों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है राजा भोज का। और राजा भोज परमार वंश के शासकों में काफी इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे। ठीक, अगर राजा भोज की बात किया जाए तो राजा भोज बहुत सारे विषयों के जानकार थे। इसी वजह से राजा भोज को पालीमाथ भी बोला जाता है और इनकी कई कृतियां हैं, मतलब कि ये बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखा भी था। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ पुस्तक ऐसी थी जिनमें उन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जिक्र किया है। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न से संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि राजा भोज जो है बहुत विषयों के जानकार थे, बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी और उनका कार्यकाल जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक था। तो राजा भोज द्वारा कृत मतलब उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है युक्ति कल्पतरु, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। इस पुस्तक का नाम है युक्ति कल्पतरु। इसमें इन्होंने वास्तु शास्त्र के साथ साथ जो विविध वैज्ञानिक यंत्र हैं या उपकरण हैं उनके उपयोग, मतलब कि उनका जो यूज है उसका जो है उल्लेख किया है। किसमें? उनकी जो कृति है युक्ति कल्पतरु उसमें। तो ध्यान रखिएगा, युक्ति कल्पतरु भोज, राजा भोज के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसमें वास्तु शास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यह परमार वंश के शासक थे, तो परमार वंशी शासक इन्होंने 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक शासन किया था। और राजा भोज की जो दूसरी कृति है उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। फिर से देखिए, सम्रांगण सूत्रधार। ये जो सम्रांगण सूत्रधार है इसका चैप्टर मतलब कि अध्याय नंबर 31, तो जो 31वां अध्याय है वह यंत्र विज्ञान से ही संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम्रांगण सूत्र का वह कौन सा अध्याय है जो कि यंत्र विज्ञान से संबंधित है, तो वह है 31वां। इस तरह से भी सूक्ष्म लेवल के जो है इंफॉर्मेशन पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में मतलब कि जो 31वां अध्याय है उसमें यंत्र और उसके भेद और विविध यंत्र निर्माण पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो जो 31वां चैप्टर है सम्रांगण सूत्र का उसमें विस्तार पूर्वक जो है वर्णन मिलेगा। किसके बारे में? यंत्रों के बारे में। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक यंत्र हैं उनके भेद मतलब कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जो विविधता है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो डिटेल में आपको जो है जानकारी मिलेगी। किसमें? सम्रांगण सूत्रधार के 31वें चैप्टर में। तो यह जो इंफॉर्मेशन थी राजा भोज से संबंधित एक संक्षिप्त इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो आपको यहां पे बताना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दिए गए ये जो गवर्नर जनरल हैं इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंध रखता है, या ये कहा जाए कि उस समय भारत का कौन जो है वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात आती है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, अब ये पता चले कि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह किस टाइम पीरियड में हुआ था। तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1818 ईस्वी में होता है और उस समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल होता है। कौन? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। अब इससे संबंधित जो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है उसको देखेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है मतलब कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में होता है और यह युद्ध जो है काफी निर्णायक होता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो अंग्रेज हैं मराठों को जो है वो बुरी तरह से पराजित करते हैं
और कई अपमानजनक जो है संधियां करने पे मजबूर करते हैं, जैसे कि पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। इसके बाद मराठाओं की जो शक्ति है वो काफी क्षीण हो जाती है और एक जो पेशवा का पद हुआ करता था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और एक बात और भी कहा जाता है कि मराठाओं के पतन में सबसे बड़ा योगदान जो है बाजीराव द्वितीय का था। तो जो इंफॉर्मेशन है इसको जो है थोड़ा सा हम यहां से देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है 1817 1817 और 1818 के टाइम में होता है और इसमें मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के बीच जो है मराठा स्वतंत्रता के अंतिम प्रयास के रूप में किया गया था। तो जो मराठा हैं अपने स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई के लिए जो है वो जो युद्ध होता है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता है वह है गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन संभाल रहा है? गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। और मराठों की साइड से कौन से है? मराठा और जो मराठा सरदार थे वो। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक कर सभी मराठा शक्तियों को पराजित कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि इस युद्ध में मराठाओं को जो है बुरी तरीके से हार होती है और कई संधियां करने पर वो मजबूर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 संधियों का मैंने नाम लिया है। एक, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 13 जून 1817 को पूना की संधि की। दूसरा, दौलत राव सिंधिया ने 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की। और होलकर से जो संधि होती है 6 जनवरी 1818 को होती है मंदसौर की संधि। ठीक है, ये जो तीनों संधियां हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्वालियर की संधि कब हुई, पूना की संधि कब हुई और मंदसौर की संधि हुई, और ये जो संधियां हैं वो किनके बीच में हुई। तो ये जो है फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पूना की संधि होती है वह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है। ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया के बीच में होती है और अंग्रेजों के बीच में। और मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में होती है 6 जनवरी 1818 को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाजीराव द्वितीय ने अंततः जून 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब कि जो बाजीराव द्वितीय होते हैं वो जो है सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। तो कुल मिला के जो मराठा शक्ति होती है वो पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाती है और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध था जिसमें पेशवा का पद जो है उसके बाद समाप्त कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में, ध्यान रखिएगा कानपुर के निकट जो बिठूर है वहां पे पेंशन पर जीने के लिए उनको विवश कर दिया गया। ठीक है, तो अब उनको जो है राजशाही जो है वो चीजें खत्म हो गई। अब जो है अंग्रेजों के द्वारा जो दी जाने वाली पेंशन थी उसी पे इनका जो है जीविका उपार्जन चला करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि मराठों के पतन में सबसे ज्यादा योगदान बाजीराव द्वितीय का रहा। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखें, मराठाओं के पतन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? बाजीराव द्वितीय का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, तो जो सिख राज्य है उसका अंतिम शासक आपको बताना है। खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह और दिलीप सिंह। यहां पे जो सही उत्तर है वो है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो है वो सिख राज्य के अंतिम शासक थे। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इस स्लाइड में जो है इस तरह की जो इंफॉर्मेशन जो है लिखी हुई इसलिए है कि क्योंकि ये जो स्लाइड है आप पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को जब ज्वाइन करेंगे तो वहां से इस पूरी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से ये पॉइंट्स जो लिखे गए हैं। ठीक है, अगर मैं ओरली में बोलता चला जाऊंगा तो फिर जो है आपके पास रिटर्न मटेरियल नहीं होगा, इस वजह से ये पॉइंट्स जो है वो लिखे गए हैं क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है डील करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे जिनका जन्म जो है लाहौर में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा दिलीप सिंह का जन्म कहां पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो इनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को हुआ था और मृत्यु 22 अक्टूबर 1895 को हुई थी। और मृत्यु होती है इनकी पेरिस में। ठीक है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहां पे राजा दिलीप सिंह की मृत्यु होती है और जन्म कहां होता है? लाहौर में। कब होता है? 6 सितंबर 1838 को। मृत्यु 22 अक्टूबर 1895 को पेरिस में। जिनके साम्राज्य में पंजाब सहित, ठीक है, अगर बात किया जाए कि राजा दिलीप सिंह के टाइम में
मतलब कि उनका जो साम्राज्य विस्तार कहां कहां तक था। तो पंजाब तो था ही, पंजाब के साथ में कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल थे। तो यह एरिया थी जिन पे जो है राजा दिलीप सिंह का आधिपत्य हुआ करता था। वह महाराजा रंजीत सिंह, ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। तो अगर राजा दिलीप सिंह के बारे में पूछा जाए वह उनके माता पिता का क्या नाम था, तो क्या बताएंगे आप? महाराजा रंजीत सिंह और उनकी महारानी, और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे राजा दिलीप सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जो कि 21 फरवरी 1849 को होता है, यहां पे सिख जो है वो पराजित होते हैं और ब्रिटिश विजेताओं ने दिलीप सिंह को अपदस्थ करके पंजाब को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज जो है वह पंजाब को कब कब जो है अपने अधीन करते हैं, तो आपको यह डेट याद रखनी है। क्या? जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है उसके बाद। तो वह डेट क्या है? 21 फरवरी 1849। तो 21 फरवरी 1849 को अंग्रेज जो है वो पंजाब को अपने राज्य के अधीन शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है, इस प्रकार राजा दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। तो आपने क्या जाना? तो सिख साम्राज्य के अगर अंतिम शासक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक राजा दिलीप सिंह। किसके पुत्र थे? राजा रंजीत सिंह, और इनकी माता का क्या नाम था? महारानी जिंद कौर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। तो आपको वह वर्ष बताना है जब जब अवध राज्य का जो है विलय ब्रिटिश राज्य में होता है। ठीक है, ये काफी आसान सा प्रश्न है। तो यह वर्ष होता है 1856। 1856 में अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हो जाता है। अब इसके साथ जो है जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, जो अवध में अवध को जो है अंग्रेज ब्रिटिश राज्य में शामिल करते हैं, उसका आधार बताते हैं कि अवध की जो शासन व्यवस्था थी वह अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो वह कहानी क्या होती है, इसको जो है इन फैक्ट्स के माध्यम से जानेंगे। देखिए, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय 1856 में किया गया, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। अवध में अंग्रेज रेजिडेंट की रिपोर्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ करता था कि बहुत सारी जो रियासतें होती थी उसमें अंग्रेज जो है अपने रेजिडेंट को नियुक्त करते थे, या एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता रहे कि वहां पे शासन व्यवस्था कैसी चल रही है। तो इसी तरीके से जो है अवध में एक अंग्रेज रेजिडेंट की रिपोर्ट पर कुशासन, क्या कुशासन का सारा दोष है नवाब वाजिद अली शाह पर जो है वो डाल दिया गया। ठीक है, मतलब कि यह बताया गया कि जो अवध के नवाब हैं, कौन? वाजिद अली शाह, उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था जो चलाई जा रही है अवध में, वो क्या है, वो सही नहीं है। या कौन रिपोर्टिंग कर रहा है? तो जो अवध में अंग्रेज रेजिडेंट है उसने किया। ठीक है, लेकिन स्लीमैन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ये जो स्लीमैन की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे जो है कुशासन व्यवस्था है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इस पे जो है उन्होंने जो है गौर नहीं किया, क्योंकि कुशासन व्यवस्था थी ही नहीं। ये जो है एक इन लोगों का अंग्रेजों का बहाना था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो डलहौजी ने 1854 में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्रम को अवध का नया रेजिडेंट नियुक्त किया, और जनरल ओट्रम ने 1855 ईस्वी में अवध की शासन व्यवस्था की रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब एवं उसके जो शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ठीक है, और डलहौजी ने संचालक मंडल की रिपोर्ट को जो है वो रिपोर्ट भेज दी, और उसे अवध में कार्यवाही करने की अनुमति मिल गई, और उसने 1856 ईस्वी में अवध की ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अवध जो है वो ब्रिटिश राज्य में शामिल हो जाता है। इन्होंने हथियार क्या अपनाया? एक बहाना ये अपनाया कि अवध में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है। तो जो उनके जो रेजिडेंट हैं, जैसे स्लीमैन था, फिर उसके बाद जो है ऑटरमैन रखा, तो ऑटरमैन जो है उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो डलहौजी है संचालक मंडल को ये रिपोर्ट भेजता है, और उसके बाद 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत विलय कर लेता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो अवध भी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो आपको बताना है कि किसके साथ मिलकर
भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो ये थे बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर इन्होंने जो है वो बम फेंका था। आगे की कहानी क्या है उसको देखते हैं। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, ये डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम, ठीक है, 2 बम और आजादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके। उसके बाद स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, इन्होंने 2 बम सेंट्रल असेंबली में फेंके थे और साथ में जो है कुछ पर्चे भी फेंके थे। ठीक, जिसमें किसकी बात की गई थी? आजादी की बात की गई थी। और इनका भगत सिंह का साथ किसने दिया था? बटुकेश्वर दत्त ने। और वह डेट क्या थी? 8 अप्रैल 1929। तो केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई। ठीक है, तो अगर इस जो सेंट्रल असेंबली जो कांड है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे? लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, कौन सा षड्यंत्र? लाहौर षड्यंत्र, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और डेट क्या थी? 8 अप्रैल 1929। अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद यह होता है कि 31 मार्च 1931 को, ध्यान दीजिए, 31 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी के समय भारत जो है बहुत सारे, मतलब 550 से ज्यादा जो है रियासतों में बटा हुआ था। इसी तरीके से एक हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत के जो निजाम थे, उनका कहना यह था कि हम जो है, हम अपनी स्वतंत्र जो है वो राज्य साम्राज्य जो है चलाएंगे। ठीक, भारत में हम शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह की विचारधारा थी हैदराबाद के निजाम की। लेकिन उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो स्वतंत्र रियासतें हैं उनको जो है हम नहीं रखेंगे, उनको हम नहीं रखेंगे, सभी को जो भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हैदराबाद को जो भारत में विलय करने के लिए जो ऑपरेशन चला गया था, ये सैन्य ऑपरेशन था। समझ आइए, सैन्य ऑपरेशन का मतलब कि वहां पे जो है वो आर्मी भेजी गई थी। ठीक, तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, अब इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे। देखिए, इसको मैं कर देता हूं इधर। ऑपरेशन पोलो एक सैनिक अभियान है जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत में विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना भेजी गई थी। तो भारतीय सेना जो हैदराबाद में भेजी गई थी, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए, उसी ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो का मुख्य कारण स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रियासतों का बने रहना सरकार को स्वीकार नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि जो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह इस तरीके के पक्ष में नहीं थी कि स्वतंत्र रियासतें जो हैं वो आगे चले। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की जो भी रियासतें थी, जूनागढ़ की रियासत हो, हैदराबाद हो, इन सबको जो है वो भारत में मिला लिया गया। ठीक, और इसके लिए जो हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्रवाई थी, उसके लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ओके, ऑपरेशन पोलो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डेट बताइए कि ऑपरेशन पोलो जो है वो कब चला और कब तक चला, तो 13 सितंबर 1948 को प्रारंभ होकर 18 सितंबर 1948 को पूरा हो गया। मतलब कि 5 दिन का अभियान था और 5 दिन में ये जो निजाम है हैदराबाद के, वो भारत सरकार के सामने जो है वो समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो आपको बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसकी बायोग्राफी है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनसे संबंधित एक अन्य इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए। देखिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। ठीक है, इसके साथ अल हिलाल एवं गुबारे खातिर, इसको भी नाम जो है, इसका भी नाम याद रखिए,
अल हिलाल एवं गुब्बारे खातिर नामक पत्रिकाओं का संपादन भी अबुल कलाम आजाद ने ही किया था। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के साथ में आपको और क्या याद रखना है, अल हिलाल एवं गुब्बारे खातिर। ठीक है, इन पुस्तकों का भी नाम आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना जो है वो किस देश में हुई थी, इसको आपको बताना है। तो ये है यूएसए। यूएसए में जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है। अब इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो देखिए, गदर पार्टी जो है वो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के संदर्भ में ये जो है पार्टी बनाई गई थी। और कहां पे बनाई गई थी? अमेरिका में। ठीक है, तो स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था और इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून, ठीक है, 25 जून वही डेट है जो आज की डेट है। ठीक है, 25 जून 1913 में बनाया था। ठीक है, और इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ, ध्यान रखिएगा इस नाम को भी, इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। यह पार्टी गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्र, ध्यान दीजिएगा, यह जो पार्टी है गदर नाम का एक वीकली मैगजीन भी चलाता था और 1 नवंबर 1913 से प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो गदर है, गदर तो एक पार्टी भी है। ठीक है, और गदर जो है एक साप्ताहिक मैगजीन भी थी जिसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 1913 से। यह जो मैगजीन है, ध्यान दीजिएगा, यह मैगजीन जो है पहले उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया, लेकिन बाद में अन्य भाषा में प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो गदर पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थथगढ़ उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल महामंत्री, लाला ठाकुरदास धूरी संयुक्त सचिव थे। ठीक है, और पंडित कांसीराम मदरोली, इनका भी नाम याद रखिएगा, पंडित कांसीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, और नई पार्टी ने कनाडा, चीन, जापान आदि में इसकी शाखाएं खोली थी। तो ये जो बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन थी गदर पार्टी से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसकी डेट भी याद रखिएगा कि इसकी जो है स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है कि चौरी चौरा जो है वो किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है गोरखपुर में। ठीक है, अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। देखिए, चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर में स्थित है। ठीक, और गोरखपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पे 4 और 5 फरवरी की जो नाइट होती है, 4 और 5 फरवरी की जो नाइट होती है, ठीक है, वहां पे भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें उसमें पुलिस चौकी में जो 22 पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले वो जलकर मर गए। ठीक है, और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन, उसी टाइम पे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला था, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी घटना थी जिसके आधार पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है निरस्त कर दिया था, आगे आंदोलन नहीं चलाया था, तो यही है चौरी चौरा की घटना। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो वापस ले लिया था और चौरी चौरा कांड के अभियुक्त को मुकदमा, जो अभियुक्त थे, ठीक है, उनका मुकदमा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा लिया था। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन थी चौरी चौरा कांड से। अब चलते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये काफी आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है बलिया। क्या? बलिया, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो समानांतर सरकार है वो कब बनी थी, ठीक, तो इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, 19 अगस्त 1942 को, यह डेट जो है याद रखिएगा, 19 अगस्त 1942, 19 अगस्त 1942 को बलिया के सपूतों ने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया, बल्कि बलिया को राष्ट्र घोषित कर समानांतर सरकार बनाई थी। ठीक है, और जिसका नाम स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र रखा था। इस नाम को भी याद रखना है। क्या नाम रखा था? स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये जो प्रश्न है, ये जो घटनाएं दी गई हैं, इन घटनाओं को जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, ठीक है। मतलब कि कौन सी पहली घटना है, फिर उसके बाद कौन सी घटना है, फिर उसके बाद कौन सी घटना है, ठीक है। तो निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। क्या है? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी घटना, पहले जो है इनका वर्ष लिख देते हैं कि किस किस वर्ष में ये घटनाएं घटित हुई थी, ठीक है। देखिए, लखनऊ समझौता होता है 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में होता है, ठीक। अब बात आती है कि अब इन दोनों में कैसे जो है हम पता करें कि कौन घटना पहले हुई। तो देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक, 1919 को होता है। और जो खिलाफत आंदोलन है वह जो है वह 19 ये जो है 19 अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो ये जो खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ होता है अक्टूबर के महीने में होता है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, लखनऊ समझौता 1, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 2, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 4, उसके बाद 3। तो 1 2 4 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 2 4 3। अगला प्रश्न, स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, ठीक है। आपको बताना है कि किसकी जीवनी है या, ठीक है। तो यह जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। और अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो यह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1936। तो जो लखनऊ अधिवेशन 1936 है, उसमें जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने 1935 के जो सरकार अधिनियम था उसको जो है अस्वीकार कर दिया था, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो किससे जुड़ा है? आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ जो है किसका पत्र था, ठीक। तो कॉमनवेल्थ पत्र है एनी बेसेंट का, ठीक है, किसका? एनी बेसेंट का। अब इससे संबंधित जो कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो देखिए, कॉमनवेल्थ जो है प्रकाशित होता है 1914 में, ठीक है। तो 1914 में 2 पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, 2 पत्रिकाएं होती हैं। एक है न्यू इंडिया और दूसरा है द कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो न्यू इंडिया जो है वो डेली है, मतलब कि डेली उसका जो है प्रकाशन हुआ करता था, और द कॉमनवेल्थ जो है साप्ताहिक होता था, ठीक है। और ये दोनों पत्रिकाएं कब की हैं? 1914 की। तो कभी कभी क्या होता है, वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पत्रिकाएं हैं वह कब की हैं, ठीक। तो आप क्या बताएंगे? जो कॉमनवेल्थ है 1914 में उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक न्यू इंडिया जो कि डेली पेपर था, और दूसरा क्या था? द कॉमनवेल्थ जो कि एक वीकली मैगजीन थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे, और ये जो पार्टी बनी थी 1928 में बनी थी। कब? 1928 में, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न थे और उनकी व्याख्या थी। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जो है ये काफी हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है हमारी जारी रहेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जो है वो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, ठीक। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।